हम लोग तो उस समय कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन पापा का बहुत मन था कि इसको मैं डॉक्टर ही बनाऊंगा। इवन मैं मैथ्स लेना चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझे बायोलॉजी दिलवाया क्योंकि मैथ्स हम लोगों की बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बट उनका मन था कि बच्ची को डॉक्टर ही बनाना है, तो उनकी इच्छा से मैंने बायोलॉजी लिया। हालांकि मैं ब्लड नहीं देख पाती थी, डिसेक्शन के टाइम पे मैं 1-2 बार बेहोश भी हो गई। उन्होंने कभी भी मेरे को आगे बढ़ने से नहीं रोका, जो मैंने चाहा वो किया। बट हाँ, ये है कि जैसे एक जो वुमेन डॉक्टर होती है कभी भी, तो उसको प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल में भी बैलेंस करना पड़ता है। कई बार मेरे साथ हुआ कि 9-9 बजे तक मैं घर नहीं जा पाई और बच्चे सो गए, तो मुझे लिटरली मतलब रोना आ जाता था जाके कि अपन क्या कर रहे हैं ये, है ना। तो उस समय स्टार्टिंग में हमने बहुत स्ट्रगल किया, जबकि हमारे पास कोई भी डॉक्टर नहीं था। तो हर बात में हंगामे भी हो जाते थे, वो भी हमने बहुत फेस किए। एक्चुअली क्या प्राइवेट का स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस भी नहीं होता लोगों को कि जानबूझ के ऐसा किया, या इनको ये पूरे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स नहीं हैं। यानी अब तक हम मोर देन 35,000 डिलीवरीज़ करा चुके हैं। अग्रवाल हॉस्पिटल एक रेफरल सेंटर बना हुआ है अभी भी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज़ का। 80 किलोमीटर दूर तक से सारे कॉम्प्लिकेटेड केस हमारे पास रेफ़र होके आते हैं, डॉक्टर्स तक रेफ़र करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं अग्रवाल हॉस्पिटल में। इससे पहले आपने देखा डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल को, जो कि डायरेक्टर हैं, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल की जो कहानी है, संघर्षता की कहानी है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये फ़िलहाल अग्रवाल हॉस्पिटल के अंदर स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर हैं और साथ ही प्रोपराइटर भी हैं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल इनके हस्बैंड भी हैं और इनकी जो पार्टनरशिप है, इनका जो ट्रस्ट बॉन्ड है, इसके मद्देनज़र अग्रवाल हॉस्पिटल दिन ब दिन टोंक शहर के अंदर अपनी एक नई रफ्तार पकड़ रहा है। इसी के बारे में हम जानेंगे। मैम, स्वागत है आपका स्वर्ण खबर में। और मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा रहा आपका बचपन का सफ़र, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा बचपन जयपुर में बीता और पढ़ाई मेरी MBBS की पढ़ाई और PG की पढ़ाई दोनों अजमेर से हुई। तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, तैयारी के लिए। और आफ्टर MBBS मेरे मैरिज भी हो गई, तो उसके बाद प्री PG की तैयारी आफ्टर मैरिज करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। बट मैंने वो फ़ाइट किया और फिर मुझे MS गायनी मिला। वो मैंने 3 साल अजमेर में पढ़ाई की। उसके बाद हम लोगों ने जॉब किया कुछ दिन मैंने और मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल ने। फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारा नेटिव प्लेस है वहीं पे जाके अपना अस्पताल खोलें, क्योंकि यहाँ पर केवल गवर्नमेंट में ही गायनी की और फिजिशियन की सुविधा थी। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उस समय टोंक ज़िले में नहीं था। अपना हॉस्पिटल है ये कौन से सन के अंदर आपने शुरू कर दिया था, और तब से आज तक के अंदर किस तरह का परिवर्तन आपको दिखाई देता है? हमने अपना हॉस्पिटल 2007 में एक मतलब छोटी सी किराए की बिल्डिंग में शुरू किया था। बट हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि 2010 में फिर हमने अपनी नई बिल्डिंग बना ली। उस समय और आज के टाइम में बहुत अंतर है पेशेंट्स के। यदि हम देखते हैं पेशेंट्स को रिलेटेड, तब पेशेंट्स उनका थोड़ा गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में ही जाने की प्रवृत्ति थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने में वो लोग काफ़ी झिझकते थे। मतलब हमें पेशेंट्स को ये कन्विंस करने में कि यहाँ पे भी अच्छा इलाज होता है, काफ़ी समय लगा। और उस समय जो बीमारियां थी वो भी, जैसे एनीमिया बहुत ज़्यादा था पेशेंट्स में, वो एनीमिया अब बहुत कवर हुआ है। यानी जनरली हमारे पास 5 ग्राम 6 ग्राम % हीमोग्लोबिन पे पेशेंट्स आते थे, तो इम्प्रूव होते होते 7-8 ग्राम पे अब 9-10 ग्राम पे आते हैं। तो पेशेंट्स का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस जो इम्प्रूव हुआ है, प्लस जो बच्चे हैं वो पहले बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब 8-9 तक भी डिलीवरीज नॉर्मल थी, 3-4 तो अक्सर होती थी, वो भी अब कम हुआ है। यानी नॉर्मली 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे किसी के नहीं होते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ अवेयरनेस पेशेंट्स में बढ़ी है इन 17 सालों में। मैम, आपने बताया आपका जो शुरुआत आपने की तब से लेकर के अब तक का सफ़र आपने शॉर्टली बता दिया है। मैं जानना चाहूँगा कि आप जब पढ़ाई करते थे, स्कूलिंग आपकी जब हुई, तो वो टाइम में परिवार का कैसा बैकग्राउंड था, पापा का क्या मोटिव रहता था? क्योंकि वो टाइमिंग था कि बच्ची हैं, बच्ची को पढ़ाना, और एक तरह से आप एक काबिल डॉक्टर हैं
और अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, तो उस समय आपको कैसा माहौल दिखाई दिया? उस समय मेरे पापा मेरे पापा का जयपुर में पोस्टिंग थी, गवर्नमेंट जॉब में थे पापा, और जो भी प्रमोट किया मुझे वो मेरे पापा ने ही किया। मतलब हम लोग तो उस समय कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन पापा का बहुत मन था कि इसको मैं डॉक्टर ही बनाऊंगा। इवन मैं मैथ्स लेना चाहती थी, लेकिन पापा ने ही मुझे बायोलॉजी दिलवाया, क्योंकि मैथ्स हम लोगों की बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी। बट उनका मन था कि बच्ची को डॉक्टर ही बनाना है, तो उनकी इच्छा से मैंने बायोलॉजी लिया। हालांकि मैं ब्लड नहीं देख पाती थी, डिसेक्शन के टाइम पे मैं 1-2 बार बेहोश भी हो गई, लेकिन फिर भी उनका था मन, तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई की। मम्मी और पापा ने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा किया, डिवोशन दिया, भाई बहनों का भी बहुत सहयोग रहा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फिर हम सेलेक्ट हो गए, और परिवार मीडियम था, मध्यम वर्गीय था करीब। उसके बाद तो फिर शादी हो गई। शादी के बाद भी जो काफ़ी बहुत कॉपरेशन रहा हस्बैंड का, फैमिली का, इसीलिए आज इतना सब कुछ कर पाए, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे को आगे बढ़ने से नहीं रोका, जो मैंने चाहा वो किया। बट हाँ, ये है कि जैसे एक जो वुमेन डॉक्टर होती है कभी भी, तो उसको प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल में भी बैलेंस करना पड़ता है, और होता ही है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा अपना ध्यान बच्चों की तरफ बहुत होता है। तो जैसे यदि शुरू में इधर ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में देते हैं, तो फिर बच्चे पीछे छूट जाते हैं, जो कि कई बार मेरे साथ हुआ कि 9-9 बजे तक मैं घर नहीं जा पाई और बच्चे सो गए, तो मुझे लिटरली मतलब रोना आ जाता था जाके कि अपन क्या कर रहे हैं ये, है ना। फिर पीछे किया मैंने, थोड़ा टाइम कम किया बच्चों को टाइम देने के लिए। तो फिर यहाँ पे जब मैं आती थी, सारा स्टाफ, मैडम अपने पेशेंट टूट रहे हैं, आप आते नहीं हो, 4 बजे बाद आइए, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कश्मकश की, पर्सनल पे ध्यान दो तो प्रोफेशनल छूटता है, प्रोफेशनल पे ध्यान दो तो पर्सनल छूटता है। अल्टीमेटली दिमाग में मैच्योरिटी डेवलप करके बैलेंस डेवलप करने की कोशिश की, कि दोनों ही चीज़ों में बैलेंस, यानी फिर सोचो मत, यदि उठकर आ गए उसके बाद नहीं सोचना कि भाई क्या है, यदि टाइम देना है तो देना है। प्लस इसके अलावा जो सोशल लाइफ है, यानी पीहर ससुराल वाली जो कहें, या वो भी सारी अटेंड फीमेल को देखना होता है, घर से रिलेटेड चीज़ें भी, यदि उसमें बैलेंस नहीं होता है तो वो मतलब सुनना उसको ही पड़ता है, क्योंकि मेंटेन उन्हीं को करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें करते हुए जो तुम्हें प्लेजर देती हैं, जितना हो पाता है करो। इसके अलावा माइंड को एनी हाउ हैप्पी रखने की कोशिश करो। यानी मैं जैसे कई बार घर पे जाती थी, तो किसी हॉस्पिटल के स्ट्रेस से परेशान होती थी कि ऐसा हो गया, आज कुछ भी दिक्कत हो गई, तो बच्चे देखकर पहले तो वो एकदम चीयरफुली जो वो करते थे स्वागत, फिर वो देखते थे मम्मा का मूड ख़राब है तो बेचारे सहम के एक तरफ बैठ जाते थे। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इस मतलब घर पे आके वो टेंशन छोड़ के जाना है एनी हाउ, और खुशी रहना है घर पे। वो भी बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चों का डेवलपमेंट और वो सब सफ़र करता है। तो एक वुमेन बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है, बहुत मतलब ऐसे आगे यदि हम बढ़े हैं तो बहुत कुछ फेस किया है, फिर खुद को सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। और आज तो मैं फैमिली के अलावा मैं पर्सनल भी अपने आप को टाइम देती हूँ, वो भी ज़रूरी है, वरना तुम खुश नहीं रह सकती, थोड़ा पर्सनल लाइफ भी देखनी पड़ती है। तो वो सबको एक तो तालमेल बिठाना ज़रूर चाहिए। केवल काम करके भी मतलब अपन अपने आप की ग्रोथ नहीं कर सकते। जब तुम फ्री बैठते हो, सोचते हो कुछ, तो ग्रोथ डबल होती है। ये मैंने हमेशा देखा है। ऐसा नहीं है कि अपन घर पे बैठ गए, छुट्टी ले ली तो अपन नॉन वर्किंग। जब अपना माइंड कूल शांत होता है तो अपन कुछ प्रोग्रेसिव सोचते हैं, आगे अच्छा सोचते हैं। जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं? मेरी हॉबी बहुत सारी हैं। मैं बहुत जैसी चीज़ें यानी मैं एक तो फिटनेस का मुझे बहुत शौक़ है, एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, डांसिंग, और मैं सिंगिंग भी करती हूँ काफ़ी। प्लस कुछ चीज़ें रीड करना, घूमना फिरना भी मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के साथ बाहर आना जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, लोगों से मिलना, ऐसे सोशल रहना, नए नए लोगों से मिलना, ये सब भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो उस समय स्टार्टिंग में हमने बहुत स्ट्रगल किया, जबकि हमारे पास कोई भी डॉक्टर नहीं था, और स्टार्टिंग में लोगों को इतना एक्सेप्टेंस भी नहीं था प्राइवेट डॉक्टर्स का, तो हर बात में हंगामे भी हो जाते थे। वो भी हमने बहुत फेस किए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट किस तरह के हंगामे आपने फेस किए? कोई भी बच्चा यदि थोड़ा लो हो गया है, नर्सरी में चला गया, या किसी भी माँ को, क्योंकि ऑब्स्टेटिक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, और हर कोई केवल हैप्पीनेस लेने आता है। वो बीमार नहीं होती लेडी, वो फिजियोलॉजी है, वो नॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पे खुशियाँ लेने इंसान आता है। तो वो एक्सेप्टेंस पेशेंट को नहीं होता कि यदि मदर को कुछ भी हो जाए या बच्चे को कुछ भी हो जाए,
तो क्योंकि बाकी डिजीज़ में पेशेंट बीमार आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कभी कि यार ऐसा था तो मतलब ऐसा था तो ऐसा हो गया, लेकिन डिलीवरी में नहीं कर पाता। ये है भी प्रोफेशन ऐसा कि इसमें 2 जान डॉक्टर के हाथ में होती हैं, तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होते ही किसी को भी रिस्क हो सकता है। कभी कभी होता है जो कि कॉम्प्लिकेशन रेट है, तो वो एक्चुअली क्या है, प्राइवेट का स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस भी नहीं होता लोगों को कि जानबूझ के ऐसा किया या इनको ये पूरे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स नहीं है करके। तो लेकिन धीरे धीरे हमने ही टॉक में इस तरह का बनाया, हमने बहुत सारी चीज़ें फेस करके कि अब जो प्राइवेट खोलते हैं उनको वो सब चीज़ें इतनी सफ़र नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लोगों को अब उस चीज़ का एक्सेप्टेंस है। जो आपका स्ट्रगल रहा मैम, उस स्ट्रगल की बदौलत है कि आज आप टॉप डॉक्टर्स की श्रेणी में आते हैं पूरे टॉक के अंदर। और जो सफ़र रहा, इसी के मद्देनज़र मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक कितनी सर्जरीज़ आपने की। देखिए, मैं MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी हूँ, मेरी डिग्री। तो डिलीवरीज़ हमारे इस सारे डिस्ट्रिक्ट या फिर बहुत अपन देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट बहुत ज़्यादा है, यानी अब तक हम मोर देन 35,000 डिलीवरीज़ करा चुके हैं। और उसमें ट्विंस डिलीवरी, ट्रिपलेट्स डिलीवरी सभी कुछ करा चुके हैं। सारी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज़ यानी रेफर्ड केसेस, अग्रवाल हॉस्पिटल एक रेफरल सेंटर बना हुआ है अभी भी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज़ का। 80 किलोमीटर दूर तक से सारे कॉम्प्लिकेटेड केस हमारे पास रेफ़र होके आते हैं, डॉक्टर्स तक रेफ़र करते हैं। यानी जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के टाइम पर ताड़ आ जाए, एक्लेम्शिया जिसे बोलते हैं, या फिर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाए, उसको APH बोलते हैं, या आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग हो जाए जिसमें कि पेशेंट की जान भी जा सकती है, वो सारे केस हमारे पास रेफ़र होके आते हैं और हम उन्हें बहुत अच्छे से टैकल करते हैं शुरू से ही। इसीलिए हम लोग इतना ऊपर चढ़े, बिकॉज हमने सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस लिए और उनको इफ़ेक्टिवली ट्रीट किया। जो जयपुर रेफ़र होते थे पेशेंट्स, वो सारे हमने यहीं पे मैनेज करने की कोशिश की और सारे इवन किए इफ़ेक्टिवली। तो और हमारे पास क्योंकि NICU भी फुली इक्विप्ड है, नर्सरी जो बच्चों की होती है, और ICU भी है, यानी पेशेंट्स को भी कोई दिक्कत आए तो वेंटिलेटर और ICU और सारे स्किल्ड डॉक्टर्स भी हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आप जब MBBS की पढ़ाई कर रहे थे उस समय का कैसा स्ट्रगल रहा, पढ़ाई के अंदर किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली, और फिर जो आपका बैकग्राउंड रहा कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, वो कैसा आपको डॉक्टर बनने को प्रेरित कर रहा था। बैकग्राउंड एजुकेशन का ही था शुरू से, इसलिए वो दिक्कत नहीं आई, पूरे घर का सपोर्ट था। और इवन MBBS में भी ऐसा कोई परेशानियाँ ज़्यादा आई नहीं, बस वो जो हॉस्टल में रहने में बच्चों को आती है वही थी, बाकी तो इसके अलावा कोई। हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे आप। हॉस्टल लाइफ में तो बस पढ़ाई और इन्जॉयमेंट दोनों ही करते हैं। MBBS वाले बच्चे पढ़ाई भी बहुत करते हैं तो उतना ही इन्जॉय भी करते हैं लाइफ को, एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। यानी कैसे खुद अकेले ही मैनेज करना है, बैंकों में जाना, पैसे निकलवाना डलवाना जो कि नहीं आता होता है, या कुछ ख़राब हो गया हीटर वगैरह वो रिपेयर कराना, सब कुछ हॉस्टल में सीखते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, जो कि करना चाहिए हर बच्चे को। बच्चे को एक बार हॉस्टल की लाइफ तो जीनी चाहिए। तो मैम का ये जो सफ़र रहा हॉस्टल लाइफ का, उसके बाद में एक काबिल डॉक्टर बन कर के आना, जब आप डॉक्टर बन चुके थे तो परिवार का कैसा माहौल था? परिवार में, गांव में, जहां आप गए डॉक्टर बनने के बाद, तो कैसा माहौल दिखाई दिया? हाँ, डॉक्टर बनने के बाद सारा फैमिली बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जो चाहते थे वो अचीव हो गया था। और काफ़ी एक थोड़ा लोगों का देखने का नज़रिया एकदम चेंज हो जाता है जब अपन डॉक्टर बनते हैं, तो एक रेस्पेक्ट एकदम से ही, बच्चे की लाइफ चेंज हो जाती है जैसे उसका सिलेक्शन होता है MBBS में। तो उसको उस समय पता नहीं होता कि मेरे साथ इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन लोग इतने रेस्पेक्ट से देखते हैं, जैसे बड़े बड़े अंकल वगैरह, वो सभी की अच्छा बच्ची MBBS कर रही है, तो बहुत अच्छा फील होता है। ये जो जॉब है वो रेस्पेक्ट वाला जॉब है। मैम, आपने बताया कि आपके पापा का सपना था एक तरह से, और पापा की वजह से आप एक काबिल डॉक्टर बन चुके, लेकिन आपने ये भी बताया कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो कभी इंजीनियरिंग या और कुछ ऐसा फील्ड के अंदर जाने का आपको नहीं लगा? इंजीनियरिंग मैं बनना चाहती थी, जो मैं खुद बनना चाहती थी वो इंजीनियर बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा मैथ्स में थे और पूरे फैमिली का एक बैकग्राउंड मैथ्स का चला रहा है थोड़ा,
तो हम सभी लोग भाई बहन मतलब मैथ्स में काफ़ी इंटेलिजेंट थे और हमारे 100 आउट ऑफ 100 ही यदि हम कम पढ़ते थे तो भी आते थे। बट पापा का मन था कि इस एक बच्ची को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैंने उनको फॉलो किया और उन्होंने जो किया मेरे साथ बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ट्रांसफरेबल जॉब रहेगा, लड़की के लिए दिक्कत आएगी थोड़ा सा मैनेज करने में, इसलिए उन्होंने मेरे उस समय आपको बुरा नहीं लगा? क्योंकि वो टाइम तो ऐसा रहता है कि सब लोग आकर के आपको मार्गदर्शन देते हैं, तुम ये चल जाओ, यहाँ चल जाओ, वो करो, ये करो, तो वो टाइम कैसा? नहीं, इसलिए नहीं बुरा लगा क्योंकि पूरा फेथ था कि भाई वो जो करेंगे वो ठीक करेंगे, वो ज़्यादा समझते हैं, इसलिए बुरा तो नहीं लगा। बट मन था मैथ्स लेने का, लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, मैं ये मानती हूँ। आज के टाइम में जब बच्चे सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। परिवार में ही नहीं, आस पड़ोस वाले भी आकर के सलाह देते हैं, तुम इसमें चल जाओ, तुम इसमें चल जाओ। ऐसे बच्चों को कैसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे आजकल कई लोग ये राय देते हैं कि जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन मैं कहूँगी कि इस एज के बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि वो पूरा वही करें जो उनका मन करे। जो पेरेंट्स यदि गार्जियंस गाइड करते हैं तो उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस होता है अपनी एज का, जैसे अपनी एज का एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चे का गलत तो चाहते नहीं हैं। तो मतलब थोड़ा अपनी इच्छा बतानी चाहिए, थोड़ा पेरेंट्स की भी सुन के और उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से बेटर उनके लिए कोई नहीं कर सकता। पेरेंट्स जो कर सकते हैं ना बच्चों के लिए, जो सोच सकते हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। यदि उनको लगता है कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, या लोग भी गाइड करते हैं कि बच्चों को वही करने दो जो वो चाहते हैं, तो मुझे वो पूरी तरह ठीक नहीं लगती चीज़, क्योंकि बच्चे उतने मैच्योर इनफ नहीं होते हैं इस एज में कि वो खुद डिसाइड कर सकें कि क्या करना है। मैम, आज के टाइम में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, दबाव सा महसूस करते हैं कि परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, इतना पैसा लग रहा है और उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता, तो आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? बच्चों को देखो, ये तो बहुत ही इतना मतलब ये वो चीज़ है जिससे मैं जब भी देखती हूँ बहुत विचलित हो जाती हूँ, मतलब रियल में अंदर से, क्योंकि मेरी बच्ची ने लास्ट ईयर नीट की प्रिपरेशन की थी और उसको SMS मिल गया, काफ़ी अच्छी रैंक आई थी उसकी। पर मैं पेरेंट्स को तो, क्योंकि बच्चा तो प्रेशर में रहता है, वो इनोसेंट है, वो इतना नहीं समझता, तो पेरेंट्स को ही मैं गाइड करना चाहूँगी इस बारे में कि वो बच्चे की एक एफिशिएंसी देख लें कि वो कितना कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड ज़रूर करें, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दें, क्योंकि बच्चा बहुत प्रेशर, और जितना पॉसिबल हो जो थोड़ा बड़ी सिटीज़ में रहता है, यदि कर सके कोशिश तो बच्चे को अपने पास रखो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब बच्चे दूर होते हैं अपने से और कंपटीशन के माहौल में होते हैं और उस समय उनको बस फ़ोन पे प्रेशर आता रहता है, तो अपन बच्चे की मेंटल कंडीशन नहीं समझ पाते कि वो किस फेज़ से गुजर रहा है हर एग्ज़ाम के बाद, और वो कि इस एग्ज़ाम के बाद मैं कैसे जवाब दूंगा मम्मी पापा को, वो करके एकदम से बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं। तो पेरेंट्स को फ़ोन पे कभी भी बच्चे को नहीं डांटना चाहिए। तुम आमने सामने हो तो वो कुछ कहेगा, तुम कुछ कहोगे, बातें फिर भी हो जाएंगी न्यूट्रल, अपन उसकी मेंटल कंडीशन देख के उसको समझा भी देंगे। और बच्चों को भी इतना लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता, ये केवल एक यही रास्ता, इस पे ज़िंदगी नहीं टिकी होती, बहुत सारे बाद में रास्ते खुलते, क्योंकि केवल जो डॉक्टर या इंजीनियर हैं वो ही तो सक्सेस नहीं है, इसके अलावा तो सोसाइटी में ये तो इनका तो कोई 5% पार्ट होगा, इसके अलावा 95% और लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हैं और सक्सेस्ड हैं। तो यही केवल जीने का तरीका ये तो होता नहीं है, इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अपनी कोशिश पूरी कर लो, नहीं होता है तो फिर आगे भी बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती है और प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार प्रयास किया, अगर असफल हो गए तो रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। मैम, अब आपका क्या ड्रीम है, क्या कुछ नया करना चाहते हैं? अग्रवाल हॉस्पिटल को किस तरह से देखते हैं आने वाले कुछ समय के लिए? और प्राइवेट इंडस्ट्री, आप तो टोंक के अंदर भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, तो किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि और हॉस्पिटल से अपना हॉस्पिटल किस तरह से अलग है? अभी हमने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं टोंक में जो किसी ने भी नहीं की। मैंने IVF का कोर्स किया था करीब 8-9 साल पहले, IVF का जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं, IVF का भी किया था, तो उसमें हमने IUI वगैरह काफ़ी किया, बट IVF ठीक है मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन कोर्स किया था, जिससे डीप नॉलेज हो जाए। किसी पेशेंट को अपन रेफ़र भी करें IVF के लिए तो मुझे उसके बारे में पूरा पता हो कि भाई प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं उस हॉस्पिटल में, या वो क्या इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो सब ठीक है या नहीं, खुद को नॉलेज, इसके लिए मैंने किया। प्लस मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ का कोर्स किया था, वो मैंने वडोदरा से किया, तो वो भी मैं करती हूँ अभी सारी सर्जरीज़ लैब से, यानी हिस्टेरेक्टमी है, ओवेरियन सिस्टेक्टमी है, और
एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह या नसबंदी के ऑपरेशन हम सब लैब से करते हैं, जो कि अभी टोंक डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नहीं करता है। तो ये सब हम करीब मैंने 7-8 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे, वो अब तक भी और कोई नहीं ला पाया है। और हम लोग इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए भी बहुत कुछ करते हैं। HSG की जांच है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है, हिस्ट्रोस्कोपी है या फॉलिकुलर स्टडी है, ये सिर्फ हमारे यहाँ होती है अग्रवाल हॉस्पिटल में, बाकी कहीं पर भी नहीं होती है। और अब मैंने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का भी कोर्स किया है गुड़गांव से, जो कि फील्ड अभी राजस्थान में ही नया है। करीब जयपुर में सिर्फ 1 या 2 लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, राजस्थान में ही नया है। इसमें पेशेंट को काफ़ी जैसे यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम या और जैसे आफ्टर मीनोपॉज जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए ये सब चीज़ें की हैं। तो हमेशा अपने आप को रिवाइज करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए नई टेक्नोलॉजी से, नई मशीन से और नया जो ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं वो सब। तो मैं CMEs कॉन्फ्रेंसेस होती हैं डॉक्टर्स की जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो भी सारी रेगुलर अटेंड करती हूँ। और जितना पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है वो मैं नया से नया लाने की कोशिश करती हूँ। तो देखा आपने डॉक्टर सुषमा अग्रवाल की ये संघर्षता की कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जो छात्र छात्राएं जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली संघर्षता की कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।